नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। 2 सीटों के दंगल पर बात होगी। प्रचार का भोंपू अब थम चुका है और प्रचार के भोंपू के थमने से पहले जमकर प्रचार हुआ, जमकर प्रसार हुआ, जनसंपर्क हुआ। हर संभव कोशिश की गई हर प्रत्याशी की तरफ से कि मतदाता को अपनी तरफ झुका दिया जाए। और अब बारी आपकी है। एक दिन के बाद तय आपको करना है कि आप किसे जिताना चाहते हैं। तो अपना मतदान आप जरूर करेंगे, लेकिन 2 सीटों पर उपचुनाव में प्रचार का शोर शांत होने से पहले दोनों सीटों पर क्या नजर आया, आखिरी पल तक पूरी ताकत प्रत्याशी कैसे झोंकते नजर आए, ये आप हमारी इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। दुमका का दंगल, बेरमो का बादशाह कौन, प्रचार का भोंपू शांत, अब सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन, सबने चल दिया अपना अपना दांव, अब जनता की बारी। दुमका और बेरमो में प्रचार के आखिरी दिन प्रत्याशियों ने जमकर दमखम दिखाया। सीएम ने बसंत सोरेन के लिए खुद मोर्चा संभाला हुआ था। आखिरी दिन भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात कहीं उल्टा ना पड़ जाए, ये समय पर कुछ चीजों को रखना चाहिए, छोड़ना चाहिए। तो वहीं लुइस मरांडी के साथ बाबूलाल मरांडी जनता के बीच जनसंपर्क करते नजर आए। यहाँ पर हम बहुत दिनों से लोगों को लड़ाते भी रहे हैं, खुद भी लड़े हैं, इसलिए हमको यहाँ के लोगों का मिजाज का पता है। चाहे कोई भी आ जाए, यहाँ के लोग वोट तो देंगे बीजेपी को। पूरा विश्वास के साथ कह सकते हैं दुमका में कमल खिलेगा। आखिरी दिन मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी जीत की प्रार्थना करते करते भगवान के दरबार में हाजिरी लगा बैठे। बाबा की कृपा हमेशा वैसे प्रत्याशियों पर, वैसे दलों पर बनी रहती है जो राज्य हित की सोचते हैं, और निश्चित रूप से बाबा की कृपा होगी और दोनों विधानसभा सीटों पर बहुत बड़े अंतर से, भारी बहुमत से हमारे प्रत्याशियों की जीत होगी। वहीं डीसीएसपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तैयारियों का ब्यौरा दिया। पोलिंग का प्रोसेस होगा, उसका लाइव टेलीकास्ट वेबकास्टिंग के जरिए होगा। वैसे 76 बूथ्स हैं। सभी सेक्टर ऑफिसर्स जो 46 के नंबर में हैं, उनके गाड़ियों में जीपीएस का ट्रैकिंग सिस्टम रहेगा, क्योंकि सेक्टर ऑफिसर्स के पास रिजर्व ईवीएम दिया जाता है। कोई भी बूथ पे यदि बूथ ईवीएम बिगड़ जाता है या रिप्लेस करना होता है, तो सेक्टर ऑफिसर के पास जो रिजर्व ईवीएम है उससे रिप्लेस किया जाता है। अराउंड 19 बूथ्स हैं जो कि हाईली सेंसिटिव। बहुत डिटेल नहीं देना, हमें उतना खाली नंबर दे दीजिए। हाँ, तो इसके बाद इसमें है नॉर्मली जो है कि सभी हाईली सेंसिटिव बूथ में हम लोग फोर्सेस जो है उसमें डिप्लॉय किया गया है। स्पेशली उसमें सिक्योरिटी का एस्पेक्ट भी देखा गया है और सभी रोड्स को भी सैनिटाइज करते हुए आरओपी वगैरह, और पर्याप्त मात्रा में हम लोग को फोर्स भी मिल गया है, जिसमें कि पैरामिलिट्री भी है, डीएपी भी है, इको भी है, सब मिक्स है। बेरमो में भी कांग्रेस प्रत्याशी अनूप सिंह ने सपरिवार दम दिखाया, जनसंपर्क चलाया, सभा की। किस तरीके से बागबारा को बर्बाद कर दिया, किस तरीके से। ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये राजेंद्र बाबू के प्यार और राजेंद्र बाबू के परिवार का प्रदर्शन है। और जो लोग रामगढ़ से यहाँ आके गलत राजनीति करके बेरमो को लूटने का मंशा रखते हैं, राजेंद्र बाबू एक अनूप सिंह नहीं, 100 अनूप सिंह नहीं, 1000 अनूप सिंह नहीं, करोड़ों अनूप सिंह पैदा करके गए हैं, जो उन लोगों को जवाब देना जानते हैं।
बीजेपी की तरफ से भी योगेश्वर महातो बाटुल ने भी दम दिखाया। अब जब प्रचार का भोंपू थम चुका है तो मंगलवार को दोनों सीटों पर दम जनता को दिखाना है। आपका वोट अनमोल है, अपने वोट का उपयोग सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि आप ही जनता है, आप ही जनार्दन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो आप ही जनता है, आप ही जनार्दन है। अब आपको तय करना है कि आपने क्या फैसला लिया है। एक दिन का वक्त है, बहुत अच्छे से सोचिए समझिए और अपने मताधिकार का प्रयोग आप जरूर करिएगा अगर आप दुमका और बेरमो विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं तो, क्योंकि एक अच्छा विधायक आपके पूरे विधानसभा की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकता है। तो बहुत सोच समझ के फैसला कीजिएगा। प्रचार का भोंपू शांत हो चुका है। हमारे संवाददाता मौजूद हैं, दुमका में भी हमारे संवाददाता मौजूद हैं, बेरमो में भी। दुमका से राकेश हमारे साथ मौजूद हैं, बेरमो से विपिन हमारे साथ मौजूद हैं। अब सबसे पहले दुमका का रुख करते हैं राकेश के पास। राकेश, दुमका में भी चुनाव प्रचार तो समाप्त हो गया है। डीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो भी हमने दर्शकों को लाइव दिखाई है। अब चूंकि प्रचार का भोंपू तो शांत हो गया है, जो फैसला लेना है वो जनता को लेना है। तो चुनाव की तैयारियों की अगर हम बात करें, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, कितनी तैयार है प्रशासन इस कोरोना महामारी के बीच में उपचुनाव करवाने को लेकर के? राकेश, कि एक चुनौती ज़रूर है इस पेंडेमिक के बीच चुनाव कराना, और इस चुनौती के लिए जो दुमका का जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरीके से तैयार है और ये कह रहा है कि आप भयमुक्त वातावरण में कोरोना से डरिए मत, आप घरों से निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। और इसको लेकर तमाम तरह के जो गाइडलाइन हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो तमाम चीज़ें आपको मतदान केंद्रों पर नज़र आएंगे। खास सुरक्षा के इंतज़ाम मतदान केंद्रों पर किए गए हैं। जो भी लोग वहां वोट के लिए पहुंचेंगे उनको मास्क दिया जाएगा और इसके अलावा कतारों में जो लोग खड़े होंगे उसकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। जो लोग जिनका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जो औसत टेम्परेचर से अगर अधिक होते हैं तो उनके लिए अलग से कतार की व्यवस्था की जाएगी, उनके लिए अलग से मतदान करने की व्यवस्था की जाएगी, उनके लिए एक समय निर्धारित की गई है। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं जिसको लेकर लगातार जिला प्रशासन एक्सरसाइजेस कर रहा था महीनों भर से, और अब ये जिला प्रशासन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनकी जो तैयारी है वो मुकम्मल है। मतदान केंद्रों पर फेस शील्ड से लेकर मास्क, सैनिटाइज़र और हैंड ग्लव्स, ये तमाम चीज़ें मौजूद होंगी और लगातार इसको लेकर जो ज़िले के जो अफसर हैं वो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि इस पेंडेमिक में चूंकि चुनाव हो रहा है, चुनौती तो ज़रूर है जिला प्रशासन के लिए, लेकिन हम उस चुनौती के लिए तैयार हैं और अब बारी आपकी है, मतदाता कर्मियों की बारी है। आप घरों से निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। आपका एक बहुमूल्य वोट जो है वो दुमका की तस्वीर जो है वो बदल देगी। तो अब दुमका की जनता की बारी है, एक दिन का वक्त है, एक दिन जनता समझ ले चीज़ों को, और उसके बाद 3 तारीख को चूंकि सुबह 7 बजे से ही मतदान होना है भारतीय, शाम 5 बजे तक का मतदान का वक्त निर्धारित किया गया है। 6 बजे मॉक ड्रिल होगा और 7 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, जो देर शाम 5 बजे तक चलेगी। तो इंतज़ार अब 3 तारीख का हो रहा है भारतीय। और इस बीच आपने देखा होगा कि दुमका की सियासत ज़बरदस्त रही, चरम पर रही और तमाम तरह की चीज़ें इस पूरे चुनाव के दौरान में देखने को मिला। आप चाहे यूपीए की तरफ से बात कर ले, आप चाहे एनडीए की तरफ से बात कर ले, बड़ी जोर आजमाइश हुई इस चुनाव में और अंततः वो जोर आजमाइश किसके पाले जाता है, कौन यहाँ से जीत कर निकलता है, तो इसके लिए तो 3 तारीख चूँकि मतदान होना है उस दिन, उसका इंतज़ार करना होगा और 10 तारीख को रिजल्ट है, तो उसके लिए थोड़ी इंतज़ार आपको करनी होगी। लेकिन कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि बड़ा शानदार चुनाव यहाँ देखने को मिला। एक शानदार तजुर्बा मेरा भी रहा। तकरीबन 17-18 दिन मैं दुमका में ही मौजूद रहा और एनडीए को भी मैंने कैंपेन किया, उनका झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी बड़े नेताओं के साथ मैं लगातार फील्ड में रहा, देखा तमाम चीज़ों को और कैसे छोटे छोटे पॉकेट्स में यहाँ सभाएं होती है। तो वो एक पर्सनल लेवल पर मेरा भी बड़ा शानदार एक्सपीरियंस रहा दुमका को लेकर। और अब ये जो एक्सपीरियंस है ये अब वोटों में तब्दील होने वाला है, तो थोड़ा इंतज़ार है और लोग बड़े रिलैक्स हैं, बड़े सुकून से हैं यहाँ। और ख़ास तौर पर सुकून इस बात को लेकर भी है कि कोरोना का बहुत यहाँ संकट है नहीं
और बहुत डर भी नहीं है भारती। रेंडमली जरूर चेक किए जा रहे हैं जिला प्रशासन के तरफ से वोटरों बिल्कुल। के घर जा जाकर। डीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, आंकड़े आए हैं, डीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था कि 3000 रैंडम जांच किए गए थे और उन 3000 रैंडम जांच में से सिर्फ एक कोरोना पॉजिटिव निकला था। तो ये आंकड़ा जो है ये बड़ा खुशगवार आंकड़ा है, ये बड़ा उत्साहवर्धन करने वाला आंकड़ा। एक बार विपिन का रुख करता हूं। विपिन, प्रचार का भोंपू शांत हो चुका है, जो भी दावे थे वो सब किए जा चुके हैं, जितने वार पलटवार देखने थे वो भी किए जा चुके हैं। दुमका में जिस तरीके से हम देख रहे थे कि 12 सीटें नक्सल प्रभावित है, कम से कम बेरमो में जहां तक मुझे जानकारी है कि शायद किसी सीट के नक्सल प्रभावित होने की जानकारी है या नहीं है। क्या तैयारी है प्रशासन की तरफ से, कितना तैयार है प्रशासन, जानना चाहते हैं विपिन। देखिए अभिषेक, 3 तारीख को वोटिंग होना है और आज शाम 4 बजे यहाँ पर चुनाव प्रचार जो है वो थम गया। उससे पहले पूरी तरह से बीजेपी और कांग्रेस ने यहाँ पर अपनी ताकत लगा रखी थी अपने पक्ष में मतदाताओं को गोलबंद करने के लिए। बड़े चेहरों के साथ साथ साधारण कार्यकर्ता तक यहाँ पर जुटे हुए थे अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए। तो अब बारी जो है वो मतदाताओं की है और 3 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर 4 बजे तक मतदान की प्रक्रिया यहाँ पर चलेगी और जिला प्रशासन की तरफ से तैयारियाँ पूरी कर ली गई। और जिस तरह से जो गाइडलाइन चुनाव आयोग के तरफ से जारी किया गया है उसके तहत कई बूथ इस बार रिसफल हुए हैं। आमतौर पर जब आम चुनाव हुए थे 2019 में तो जो बूथों की संख्या थी उसमें इस बार इजाफा हुआ है। इसके पीछे की वजह रही है कि हर 1000 व्यक्ति पर एक बूथ इस बार स्थापित किया गया है। इसी वजह से ये रिसफलिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है और तकरीबन 450 पोलिंग स्टेशन यहाँ बेरमो उपचुनाव के लिए बनाए गए हैं। पूरा ये जो बेरमो विधानसभा का इलाका है इसके पूरे बॉर्डर इलाके में लगातार सघन जांच जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही है। चाहे वो बाइक सवार हो या 4 व्हीलर में जाने वाले लोगों, सभी गाड़ियां चेक की जा रही है और जो भी प्रक्रिया होती है उपचुनाव या आम चुनाव को कराने के लिए उस सबका पालन यहाँ पर चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर जिला प्रशासन कर रहा है। मतदाताओं को जागरूक भी किया गया और कल अंतिम एक मौका जरूर होगा उम्मीदवारों के पास डोर टू डोर कैंपेन करके वो अपने पक्ष में अपना जो वोट बैंक है उसको बैलेंस करके रख सकते हैं। जिस तरह से ये एक धारणा है अभिषेक की जो अंतिम घड़ी होता है चुनाव के पहले का जो 36 घंटा 24 घंटा होता है वही इस चुनाव में उस उम्मीदवार की परख के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है क्योंकि जो इस समय के दौरान अपनी तमाम मैनेजमेंट को मजबूती के साथ पूरा कर लेता है, उसके कैडर को सही समय पर तमाम जवाबदेही दे दी जाती है तो ऐसे में माना जाता है कि वो उम्मीदवार अब खुद को कॉन्फिडेंस महसूस करता है। तो हर तरह की तैयारियां हो चुकी है। जिला प्रशासन के तरफ से भी जो दावे किए गए हैं कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से उपचुनाव को 3 तारीख को संपन्न कराना है, इसके लिए जो टास्क है वो भी चुनाव कर्मियों को दिया जा चुका है। कल सुबह से ही चुनाव कराने के लिए विभिन्न जो पोलिंग पार्टीज है वो अपने अपने बूथ में पहुंचेगी और जहां तक अगर बात नक्सल प्रभावित इलाकों की करें तो यहीं से ये बेरमो विधानसभा से सटा हुआ विधानसभा है डुमरी और जैसे डुमरी प्रवेश करेंगे तो डुमरी के आसपास का जो इलाका है वो पहले नक्सल प्रभावित रहा था तो उस इलाके में भी सघन जो है जांच पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे हैं। और जिस तरह से ये दावा यहाँ के जिला प्रशासन ने किया है हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब 2019 के आम चुनाव में यहाँ पर शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ था तो इस उपचुनाव में भी लगभग वही माहौल देखने को मिलेगा और लोग अपने मताधिकार का प्रयोग सोच समझकर यहां पर करेंगे। बिल्कुल, चलिए विपिन, अब एक बार फिर से दुमका का रुख करते हैं। हमारे संपादक अनूप सोनू जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अनूप जी, आपने पूरा दुमका का ये प्रचार बहुत नजदीक से देखा, सभी नेताओं से आपने बातचीत की, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, चाहे लुइस मरांडी हो, हर किसी से आपने बातचीत की, बहुत करीबी से देखा। पूरे इस प्रचार के दौरान चुनावी पारा चढ़ा रहा। अब तो आपने डीसी जो वहां के मौजूद हैं उनसे भी बातचीत कर ली, प्रशासनिक तैयारियों का भी ब्यौरा। तो इस पूरे अभियान को, आपने चुनावी अभियान को देखा, कितना कुछ अलग नजर आया? आपने कई चुनाव कवर किए हैं, कई चुनावों को काफी करीब से देखा है, तो ये बहुत अलग रहा। क्या अलग रहा सर? और देखिए, अलग सबसे बड़ी बात यह है कि दुमका की फिजा बिल्कुल शांत है, ये सबसे अलग बात है। सियासी तापमान, सियासी पारा जितना ऊंचा गया, जिस स्तर को उसने छुआ, इसमें कई आशंकाएं व्याप्त थी लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा। वो ये है कि हम शब्दों के बाण तो चला रहे थे लेकिन संयम साथ में था। यानी कि ये है कि आप हर दल के मुखिया का जो उसकी शक्ति बोलते हैं, लीडरशिप क्वालिटी बोलते हैं,
वो काम कर गई और कार्यकर्ता हर जगह संयम में रहे, चाहे वो रोड शोज हो, चाहे वो जनसभाएं हो, चाहे नारेबाजियां हो। कोई ऐसी सभा नहीं दिखी जिस सभा में काले झंडे दिखाए गए हों या विरोधी दल के कुछ कार्यकर्ता उस पर्टिकुलर पार्टी के की सभा में गए हों और वहां हंगामा किया हो। ऐसा कुछ नहीं, जबकि अमूमन देखने को मिलता है। हमारे पड़ोसी राज्य बिहार में जो कुछ हो रहा है आप देख रहे हैं, कई खबरें आती हैं, आप पढ़ते भी हैं, आप सबको दिखाते भी हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है जो मुझे दिखी, जो लोकल मुद्दे होते हैं विधानसभा क्षेत्र के जो मुद्दे होते हैं वो इस चुनाव में गौर से दिखे। सीधे सीधे तौर पे कार्यकाल की बात आती थी तो कार्यकाल की बात इसलिए नहीं आती थी कि भाई आपने सड़कें नहीं बनवाई, भाई आपने जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं की, आपने बिजली की व्यवस्था नहीं की। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये आता था सत्ता में कौन थे और हमारी सत्ता वापस कैसे लौटे। आपने कई बयानातों में देखा होगा, चाहे वो जेएमएम के लीडर्स हो, उच्च स्तर के लीडर हो या फिर एनडीए के नेता हो, उन सबने प्रहार इस तरीके से किया, ये जताने की कोशिश की कि ये सरकार नहीं चलने वाली, ये सरकार ढीली ढाली है। और अगर हम सीएम के एंगल से देखें, जेएमएम के एंगल से देखें, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे टारगेट था कि बीजेपी ने झारखंड को लूटा है। शिबू सोरेन ने लड़के झारखंड को अलग करा है, संघर्ष के बाद झारखंड अलग हुआ है, तो झारखंड का जो हक होना चाहिए था वो हक किसी और ने ले लिया, लूट लिया बीजेपी ने। इस तरह की बातें होती रही। अब हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, जो टाइम हो रहा है, यहाँ आप बयानातों की समीक्षा नहीं कर सकते अभिषेक, आप भी जान रहे हैं। तो मैं जो भी बात करूंगा सिंबॉलिक ही बात करूंगा। पर यह जरूर है कि मतदाता जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो आज से 2 दिन पहले तक बिल्कुल मौन थे, बिल्कुल गंभीर थे, और अब वो गंभीर हो चुके हैं इसके प्रति कि उनको मुखर 3 तारीख को होना है। इसकी गंभीरता अब दिखने लगी है क्योंकि 2-3 दिन पहले मैंने कई चाय दुकान, कई शॉप्स पे लोगों से पूछताछ की, बातचीत करने की कोशिश की, किसी ने भी उतना उत्साह नहीं दिखाया, उदासीनता ज्यादा दिखी थी। लेकिन अब जब नेताओं ने दुमका को खाली कर दिया है, अब यहाँ राज सिर्फ और सिर्फ वोटर्स का है और अगले आने वाले 2 दिनों तक वोटर्स का ही राज रहेगा। तो वोटर्स को लग रहा है कि जितनी ताकत भाई दलों को झोंकनी थी, नेताओं को झोंकनी थी, झोंक लिया। जो सुनना था, उन्हें जो सुनाना था, हमें जो सुनना था, हमने सुन लिया, उनका सम्मान किया। अब उनकी बारी है कि वो हमारे विचारों का सम्मान करें और हम अपने विचार प्रकट करेंगे 3 तारीख को ईवीएम में। दुमका तैयार है अभिषेक, पूरे तरीके से तैयार है और जिला प्रशासन की तैयारियां भी आपने दिखाई है सबको हमारे कैमरे के माध्यम से, कि जिनके जहन में थोड़ा बहुत डर होगा या थोड़ी बहुत चिंता होगी इस बात की कि पता नहीं मैं जाऊं और लाइन में लगूं, वहां पर जब थर्मो स्कैन से मुझे स्कैन किया गया और मुझे पॉजिटिव पाया गया तो कहीं वहीं से आइसोलेशन सेंटर ना भेज दिया। तो बिल्कुल तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं बताने जा रहा हूं आपको। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि दर्शकों से हमने वादा किया है कि भाई इन 2 उपचुनावों की सबसे बड़ी कवरेज हम उनको दिखाने वाले हैं। प्रचार की सबसे बड़ी कवरेज हमने उनको दिखाई है और इस उपचुनाव में 1 दिन के बाद जो हर एक बूथ की तस्वीर होगी वो भी हम दिखाएंगे। सबसे ज्यादा संवाददाता, सबसे ज्यादा लाइव तस्वीरें, सबसे सटीक एनालिसिस, सबसे ताजा ब्रेकिंग, हर चीज हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। ये हमारा वादा भी है, ये हमारा दावा है, ताकि एक बार फिर से दर्शक खुद बोलेंगे कि न्यूज़ 11 मतलब चुनाव मतलब न्यूज़ 11 भारत, और जो सच है वो दिखेगा। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने बातचीत की है। आप लोग भी थोड़ा रेस्ट कर लें, सुबह से आप लोग दौड़ रहे हैं और हम ये बेरमो का आंकड़ा अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये वो आंकड़ा है जो हर दर्शक को जानना चाहिए अगर बेरमो उपचुनाव के बारे में वो थोड़ा भी सोचता है। तो बेरमो तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बेरमो का वो आंकड़ा, बेरमो का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं।
और इस आंकड़े के साथ हर वो बात है जो आपको जानना चाहिए। अब दुमका का आंकड़ा भी देख लीजिए कि दुमका क्या कहता है, वहां का जातिगत समीकरण क्या है, आबादी कितनी है, ये सारी बातें आपको, हर वो बात जो आपको जानना चाहिए। और इसके साथ अब थोड़ी सियासी बातचीत भी कर लेते हैं। राजेश हमारे साथ मौजूद हैं, हम सीधा रुख करेंगे राजेश जी का। राजेश जी, दीपक प्रकाश की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आपने काफी करीब से देखी। अमूमन जिन दीपक प्रकाश को हम जानते हैं, बहुत ही शालीन, हर शब्द को तोल मोल कर बोलने वाले, पर आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उसमें एक नए दीपक प्रकाश नजर आए। हर बात में उनके तंज था, एक अलग ही कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर नजर आ रहा था। तो इसको अगर डिकोड करने की कोशिश करें तो कैसे देखें? देखिए, कल और आज में अंतर है। कल उनके ऊपर एक FIR हुआ, देशद्रोह का मुकदमा हुआ, और इसको लेकर दीपक प्रकाश काफ़ी समझे कि एक तरह से आक्रोशित हैं। बीजेपी के नेता कार्यकर्ता भी आक्रोशित हैं इस विषय को लेकर कि चुनावी बयानबाजी को लेकर इस प्रकार से कानूनी काम में उठाए जाते हैं, और सत्ता पक्ष की ओर से, चूँकि कांग्रेस की ओर से यह मुकदमा दर्ज कराया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें बीजेपी के नेताओं को यह लगती है कि जो एप्लीकेशन जो थाने में दिया गया, उसमें आवेदक ने खुद धारा का भी उल्लेख किया है कि ये धारा लगाया जाए। आमतौर पर किसी भी FIR में ये नहीं होता, और चूंकि ये अपनी शिकायत दर्ज कराने के बाद वो थानेदार का प्रिविलेज होता है कि किन किन धाराओं को उसमें इम्पोज किया जाए, लगाया जाए। तो इसको लेकर बीजेपी काफ़ी एग्रेसिव है। आज PC में दीपक प्रकाश ने काफ़ी बातें कही और सरकार पर पूरा हमला बोला। साथ ही यह भी कॉन्फिडेंस जताया कि दोनों सीटें बीजेपी की झोली में आ रही हैं। अंतर जो आपको दिखा हुआ यह है कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं कि ये देशद्रोह जैसी बातें कर रहे थे और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, दीपक प्रकाश इसकी सफाई दिए कि जब स्टेज स्वामी जैसे व्यक्ति को CM हेमंत सोरेन 20 मिनट में उन्हें क्लीन चिट देते हुए उनके पक्ष में खड़े होते दिखते हैं, तो वहीं जो बीजेपी के लोग हैं जो चुनावी बात करते हैं, राष्ट्र धर्म की बात करते हैं, उन्हें देशद्रोह बताया जाता है। उनका कहना है कि स्टेज स्वामी का जो मसला था वो साफ तौर पर NIA ने चार्जशीट किया है, जिसमें ये उल्लेख है कि PM मोदी की हत्या की साजिश में वो शामिल हैं। ये आरोप उनके ऊपर है, और उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं देशद्रोह का, ये निराधार है। तो ये कम से कम जो चीज़ें बदली हैं, कल उनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ उसके बाद से काफ़ी एग्रेशन में दिखे दीपक प्रकाश, और कल वो दिल्ली भी जा रहे हैं। इस बीच उन्होंने चुनौती भी दी कि जो सेक्शंस लगाए गए हैं वो नॉन अवेलेबल हैं, और पुलिस चाहे तो उन्हें गिरफ्तार कर सकती है जहाँ भी चाहे। वो रांची में हैं, कल 10 बजे वो दिल्ली जाएंगे, तब तक रांची में रहेंगे, और फिर 3 नवंबर को वो दिल्ली से रांची लौटेंगे। तो उन्होंने चुनौती भी दी है कि कानून अगर समझता है कि वो देशद्रोह के आरोपी है तो वो उसे गिरफ्तार करे। वैसे देखिए, केस में एक सुपरविजन होता है, सुपरविजन के बाद ही कुछ तय होता है, और कोर्ट से प्रे करके ही वारंट लिया जाता है कि आगे क्या करना है। बिल्कुल। चलिए राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमने उसे डिकोड करने की कोशिश की कि दीपक प्रकाश के आज जो तेवर थे वो काफी बदले से नजर आए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष था राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, ये वही दीपक प्रकाश हैं जिन्हें बहुत मृदुभाषी कहा जाता है, लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लगातार तंज का इस्तेमाल किया। अब जब झारखंड के 2 सीटों के दंगल का हर पक्ष हमने आपको दिखा दिया है,